स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। इस पर खूब हमने चर्चा करी। ये किस बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है या चुनाव जल्दी कराने का कहीं 2004 जैसा असर तो जो है वो सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग सब ने इस पर चर्चा कर ली है। जो विकल्प हैं, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो भी हमने आपको भी बताया। क्या ऑप्शन सुझाए गए थे, 3 ऑप्शन बताए गए थे, वो हमने आपके सामने भी डिस्कस किए मेहमानों के साथ। अब सवाल ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये बात ही क्यों हो रही है सब चुनाव के लिए। और चुनाव में इस वक्त कौन कहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन जो अपना एक संयोजक और कन्वीनर, उसका नाम नहीं बता पा रहा। ऑपोजिशन सीट शेयरिंग की बात शुरू नहीं कर पाया है। ऑपोजिशन अभी यह भी तय नहीं कर पाया है कि उसके प्रवक्ता कौन होंगे, उसके इश्यूज क्या होंगे, उसके एजेंडा क्या होगा। ये सब कुछ हो सकता है हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चले। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं। इसमें ये एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी है। तो अगर आज चुनाव हो जाए, मान लीजिए कि आज चुनाव हो जाते हैं, सरकार को प्रीपोन करने के बारे में सोच भी लेती है 2024 के लोकसभा चुनाव को, तो क्या आज का आदेश का मूड क्या कहता है, इसको लेकर के हाल में जो सर्वे आए हैं वो आपको देखना जरूरी है और उनसे आपको एक अंदाजा मिलेगा। मैं ग्राफिक आपके सामने जो है अपनी इस एलईडी स्क्रीन पर कुछ सर्वे डाल रहा हूं जो हालिया सर्वे हैं। और उसमें आप देखिए, पहले सर्वे में बताया गया कि नरेंद्र मोदी को 318 सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव हो जाता है तो। दूसरा सर्वे कहता है 311 सीटें मिलेंगी। तीसरा सर्वे कह रहा है कि 306 सीटें मिलेंगी। तीनों अलग अलग एजेंसियों के सर्वे हैं, इसीलिए हमने आपके सामने रखे। इसमें भावेश का भी एक सर्वे है, 318 वाला सर्वे भावेश झा का सर्वे है, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो भी सर्वे आए सब कह रहे हैं कि आज भी चुनाव अगर हो जाए, और ये सब इंडिया अलायंस बनने के बाद के सर्वे हैं, ये याद रखिए। आज भी अगर चुनाव हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि 300 पार तो वो आसानी से जीत लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, ये अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आपको बता रहे हैं। इसका थोड़ा सा ब्रेकअप आप देख लीजिए कि ब्रेकअप क्या कहता है। अगर भावेश यहां मेरे साथ आ जाएं अगर 2 मिनट के लिए, तो भावेश आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि 318, 311, 306 वोट प्रतिशत क्या है। कितना परसेंट वोटर जो है भारत का, वो अभी भी नरेंद्र मोदी की ओर पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अगले ग्राफिक पर आप आ जाएं। ये हमने सर्वे की बात की है। ये 318 सीटों का सर्वे आपने जुलाई में दिखाया था। बिल्कुल, जुलाई 27-28 को हमने ये किया था। और उस टाइम जो बीजेपी का जो वोट शेयर उसमें आ रहा था, वो बीजेपी का एलोन 43% वोट आ रहा था। और याद कीजिएगा एनडीए को जो वोट शेयर मिला था 2019 में, वो 45% मिला था। यदि ये अभी जो इशू चला, यदि इसका कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो ऑब्वियसली यदि इलेक्टोरल गेन बीजेपी को होता है तो बीजेपी को आने वाले लोकसभा में, या यूं कहें कि अभी जो इमीडिएट असेंबली इलेक्शन उसमें जरूर बेनिफिट होगा। कितना होगा वो अभी कैलकुलेशन किया जाएगा या लोगों की राय लिया जाएगा, लेकिन इसका इलेक्टोरल बेनिफिट बीजेपी को जरूर मिलना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। तो आपके सर्वे में भी दिखाया था कि 43% वोट मिल सकता है अलोन बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए तो ये मैं सी वोटर का दिखा रहा हूं। इसमें भी देखिए 43 एनडीए को दिखा रहे हैं। भावेश ने केवल बीजेपी को अकेले 43 दिखाया था। इंडिया अलायंस को आप सारे दलों को जोड़ दीजिए अगर, तो 41% जो है वोट मिलता पड़ता है और अन्य को 16%। यानी बीजेपी अकेले अपने दम पर इंडिया अलायंस पर भारी। मैं एनडीए की भी बात नहीं कर रहा हूं, ओनली बीजेपी, वो भी इंडिया अलायंस को सबको जोड़ दें तो उसके ऊपर जाती भी दिखती है। बिल्कुल, देखिए आप 2019 को ही यदि बेंचमार्क माने तो 2019 में जो ये पूरे इंडिया अलायंस का वोट शेयर आप देखिए तो लगभग 39% के आसपास आता है। और बीजेपी का एलोन जो वोट शेयर है लगभग 38% के आसपास आता है। अब देखिए उसके बाद वो जितने भी अलायंस पार्टनर, उनमें देखिए जेडीयू अगेंस्ट में थी, कांग्रेस का जो था लगभग 450 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। यदि इस तरह का वो इस बार नहीं हो पाएगा तो वोट शेयर वो कहीं ना कहीं, यदि जिस तरह उनका एक अलायंस बनने की कोशिश है कि एक सीट पे एक ही कैंडिडेट देंगे तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन उसका नुकसान भी तो ये हो सकता है कि जो इनके वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं टूट के जाएंगे। देखिए हम तो बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहे थे ना, अभी कल ही बता रहे थे अलायंस, इंडिया अलायंस की। देखिए बीजेपी को, एनडीए को 23 करोड़ वोट मिला था, हमको 24.5 करोड़ वोट मिला था, तो हमारा वोट पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम नहीं, ऐसे होता नहीं। देखिए अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि इस तरह का यदि अलायंस होता है तो ज्यादा से ज्यादा इन बेस्ट केस सिनेरियो 80% वोट ही ट्रांसफर हो पाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में 50-60% तक जरूर ट्रांसफर होगा। उसका एग्जांपल आपके पास यूपी है जहां पे वोट ट्रांसफर हुआ था, लेकिन तब भी 5% वो जो उनका 2014 का एसपी बीएसपी और उसका मिला के देखिए और 2019 का रिजल्ट देखिए तो 5% वोट दोनों में कमी। यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र की, बंगाल
बंगाल की, इन सारे राज्यों की हम लोग अलग से बात करेंगे। दिल्ली, पंजाब की सर्वे में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं और आज की परिस्थितियों में चुनाव अगर होते हैं तो इन बड़े राज्यों में किसको कितने सीटें, किसको कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये सब कुछ हमने बात आज शुरू की है वन नेशन वन इलेक्शन का, जब ये मुद्दा उठा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन आ रहा है अभी वो आपको बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना ये है, वो पहला रिएक्शन अभी तक उनका ये सामने आया है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो साफ कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, जितनी भी कोशिश कर लें जनता बेवकूफ नहीं बनने जा रही है। 140 करोड़ भारतीयों ने बदलाव का निर्णय ले लिया है। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन। इसको कैसे विजय त्रिवेदी जी आप देखेंगे? वो उनके लिए बस इतना ही है कि भाई ध्यान भटकाने की कोशिश। मतलब ये ऑब्वियस पॉलिटिकल रिएक्शन है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है इस पर कहेंगे कि ये बहुत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। लेकिन किससे ध्यान भटक जाएगा? नहीं, वो समझ रहे हैं चर्चा कर रहे हैं तो देश का कौन सा काम रुक गया? इंडिया गठबंधन का जो उनका पूरी एक्सरसाइज है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है कि खड़गे साहब कहना चाहते हैं कि वो हो रहा है। लेकिन जैसे भावेश कह रहे हैं और आप जो बता रहे हैं, तीनों सर्वे वो एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है, नरेंद्र मोदी को मिल रही है। वो 318 हो, 306 हो, 282 से ऊपर आ रहा है और पिछले रिकॉर्ड से 303 से भी ऊपर जा रहा है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। और इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, जैसे भावेश ने कहा कि 1% का चेंज होगा, तो 1% के चेंज से कितना फर्क पड़ सकता है लोकसभा की सीटों में, जहां पर 2019 में 224 सीटें, 224 सीटें बीजेपी की 1 लाख वोटों से ज़्यादा की जीत वाली है। तो उसमें 1% का वोट मार्जिन कितना फर्क करेगा, ये बात महत्वपूर्ण होगी। और एक चीज़ और जोड़ दें जो हम पिछली बार चर्चा करने में रह गई, कि जो विशेष सत्र की बात हो रही है, तो हमें ध्यान आया, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार प्रेसिडेंट को सौंप दी गई अगस्त में। बता भी दीजिए रोहिणी कमीशन रिपोर्ट। तो रोहिणी कमीशन जो है वो खासतौर से ओबीसी में जो कारीगर कास्ट है या जो पिछड़ रह गई हैं, जिनको फायदा नहीं हुआ, उन कास्ट के बारे में कहा गया है। और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी योजना का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया कि विश्वकर्मा योजना शुरू होने वाली है सितंबर में, मोस्ट प्रोबेबली 17 सितंबर को उसका अनाउंसमेंट हो। तो वो सारी जो जातियां हैं जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में बताई गई है, जिनको अभी तक फायदा नहीं हुआ था मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, उसका फायदा रोहिणी कमीशन की इस रिपोर्ट से आएगा। और उसका सीधा फायदा विश्वकर्मा योजना में जो जातियां हैं, कारीगर जातियां खासतौर से हैं, जो कारीगरी का काम कर रहे हैं, वो सारी जातियां आएगी। तो हो सकता है कि हम, और खासतौर से ओबीसी को साधने की कोई प्रयास होगा, इसलिए भी आप सोचिए वो विश्वकर्मा योजना तो उसके लिए आ गई नहीं। लेकिन इंडिया में सारे जो लीडर्स हैं वो ज्यादातर ओबीसी साइड से है ना, चाहे वो नीतीश कुमार हो, खड़गे साहब हो और तमाम लोग, तो उसको भी बैलेंस करने का एक काम हो सकता है। और वो एक बड़ा वोट बैंक है। 17% वोट ने कर्नाटका में बदल दिया ना। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो तो काम होने जा रहा है ना, उसकी तो तारीख आ गई, 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी योजना। ना अमृत, ये विशेष सेशन में सरकार उस पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उस पर चर्चा कर दे और पूरी बात करें कि भाई ओबीसी के साथ क्या हुआ है, कितना मंडल कमीशन में क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, किन जातियों की बात हुई, किन की बात नहीं हुई। फिर कास्ट सेंसस की बात भी आ जाएगी, कास्ट सेंसस क्या कह रहा है और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही है, और रोहिणी कमीशन में जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ उसके लिए सरकार। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी विपक्ष जितना ये कास्ट सेंसस का शोर उठाता है, कहीं कोई आरक्षण की आवाज उठती है, उस सबको भी एड्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करेगी। नीतीश कुमार के जाति जनगणना को काउंटर करने के लिए उसको ला सकते हैं, क्योंकि जाति तो ये वन नेशन वन इलेक्शन तो उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कम से कम ये तो उससे एड्रेस नहीं होता। वन नेशन वन ये तो अलग है, इसको एक सरकार का एक आइडिया है, उस पर वो काम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आइडिया शुरू से है, तो वो इसको इसीलिए मैंने कहा कि यदि वो बिल लाएंगे तो राज्यसभा में लाएंगे, लोकसभा में नहीं लाएंगे, क्योंकि लोकसभा में बिल लाने से वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो मतलब जो देवेंद्र कह रहे थे कि मतलब कि ये एक चीज हुई, लेकिन इस विशेष सत्र का काज जो है, बहुत सी चीजें और भी हो सकती हैं। बिल्कुल सर, और ओबीसी एससी एसटी को लेके अगर आप उनके कंसर्न को देखें या कदमों को देखें, तो पहले पिछले 9 साल के कदम तो आप जानते ही हैं। पिछले 3-4 दिनों में भी अगर आप देखें तो हरियाणा का आपको ध्यान होगा, हरियाणा की सरकार ने कैसे फैसला लिया, गुजरात की सरकार ने भी एक फैसला लिया उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, रिजर्वेशन को लेके। तो कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं ना कि प्रीएम्प्ट करते हुए कि ये एक नैरेटिव ना गढ़ने की कोशिश कर दी जाए, क्योंकि अपोजिशन के दल में बहुत सारे नेता हैं जो कि पिछड़े वर्ग के बहुत मजबूत नेता हैं, तो वो कोई माहौल ना क्रिएट कर दें। तो उस बात को लेकर भी एक सतर्कता नजर आ रही है, एक सतर्कता दिख रही है। और दूसरी चीज़ जो सौरभ, जो आपने खड़गे के बयान को लेकर पूछा, आपने देखें तो इंडिया अलायंस के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं और बहुत रणनीति के साथ कह रहे हैं
सरकार घबराई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी आपको ये बात कहेंगे कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है, सरकार चिंता में है। उसके पीछे मकसद ये है कि एक तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करो और नरेंद्र मोदी की जो अजेय छवि है और उस अजेय छवि के चलते उनके कार्यकर्ता जो निराशा में हैं उनके अंदर उत्साह भरो कि हम मोदी को हरा सकते हैं। वो ये भी साथ में ये भी है कि 2 दिन जो है सब जगह हमारी चर्चा होनी चाहिए थी, कल और आज, लेकिन वो चर्चा हुई नहीं। कल ये स्पेशल सत्र की खबर आ गई और आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की खबर आ गई। और मुझे लगता है सौरभ की शायद सत्ता पक्ष ने पिछली बार की गलती से सबक लिया होगा। आपको पटना के दिन याद होगा कि पटना के बैठक के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बाहर थे, बावजूद इसके पटना दिन भर छाया रहा, अपोजिशन दिन भर छाया रहा था। शायद सत्ता पक्ष को यह समझ में आया होगा कि ये स्पेस देना नहीं चाहिए, उसके चलते ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने जिस तरफ कदम बढ़ाया है वो तो काम बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि आपने केवल हवाई एक बात छेड़ दी, बस आपने कमेटी गठित कर दी है, आपने अध्यक्ष बता दिया है, आप मेंबर अनाउंस आज ही करने वाले हैं, 5 दिन का स्पेशल सेशन आप बुलाए हैं। बिल्कुल सौरभ, और ये आज का फैसला तो नहीं है ना, जैसे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि वो उनके हर एक स्टेप पे आप देखें तो इस बात को कहते रहे। यहां तक कि कोविड के दरमियान भी जब एक मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में भी उन्होंने इस बात को कहा था कि कैसे आपको अगर संसाधनों को बचाना है तो उसमें ये काम भी किया जाना चाहिए। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आपके जो कमेंट्स जो आए वो ये जो सर्वे हम दिखा रहे हैं आज की परिस्थिति में, तो क्या कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है? ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात, ओबीसी को लेकर सरकार को कुछ करने की जरूरत है क्या? विपक्ष को ऐसा बड़ा काट लाने, कोई बड़ा नैरेटिव क्या लाने जा रहा है आज की बैठक में, क्या वो निकल करके आ सकता है? और ये जो हमने डेटा अभी दिखाया 43% वोट एनडीए, एवरेज वोट है ये एनडीए का आप कह लीजिए, क्या इस पर कोई असर पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है? भावेश, आज की परिस्थिति में विपक्ष के पास क्या कोई भी ऐसी कोई बड़ा अस्त्र हथियार आपको दिखाई देता है? देखिए, इन चीज़ों का पहले भी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार ने पहले भी दिया कि वो जातीय जनगणना पूरे देश में कराना चाहते हैं और इसको लेके कैंपेन भी चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन इससे जुड़े हुए एक अपशकुन भी है, किसी भी सरकार ने इस देश में जातीय जनगणना शुरू की वो सरकार हारी है। उदाहरण के लिए कर्नाटक याद होगा, कर्नाटक में 2018 से पहले उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, वो चुनाव हार गई थी। इससे पहले जातीय जनगणना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी कराई थी, वो सरकार चली गई थी। इससे जुड़ा एक अपशकुन भी है, खैर वो उसमें नहीं जाते। अगर राज्यों का भी डेटा आ चुका है तो दे दीजिए, क्योंकि अब हम राज्यों की बात कर ही रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो गई तो अपशकुन हो गया वो तेजस्वी यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए? मतलब एक तरह का अपशकुन जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए मैंने ये बातें छेड़ दी। खैर चलिए, यूपी का अगर आ चुका है, अगर डेटा है तो बताइए। यूपी से शुरुआत करते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, आज की तारीख में सर्वे ने क्या बताया हमें? एनडीए 73, इंडिया 7। ये 2014 वाला डेटा मत समझिएगा कि 2014 में जो आंकड़े थे वही हमने यहां चिपका दिए। ये आज का सर्वे आपको बता रहा है, मतलब इन दिनों का सर्वे आपको बता रहा है। एनडीए को 69 से 73, इंडिया अलायंस को 5 से 9। इंडिया अलायंस में मायावती तो है नहीं, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस हैं, यही दो आप पढ़िए। ये अलग अलग सर्वे के नतीजे, सब में 70 पार। सर्वे नंबर 1 में एनडीए 73, इंडिया 7। अगला सर्वे दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश का, उसने क्या बताया था? 69 to 72। सर्वे नंबर 2, सर्वे नंबर 1 बता रहा है बीजेपी और उसके सहयोगियों को 73। सर्वे नंबर 2 ने भी 69 से 73 बताया। बसपा को 1 सीट और अखिलेश यादव की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जोड़ करके 5 से 9 सीटें ये जो है वो दिखाई गई हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं आपसे, चाहे पूरे लोकसभा की बात हो जिसमें 300 पार दिखाया गया, हम यूपी की बात कर रहे हैं 70 पार दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश का मूड एक तरफ बना हुआ लगता है। वही हमारे सवाल वही था कि आज चुनाव आप करा लीजिए तो अंतर क्या कुछ पड़ जाएगा? सौरभ जी, आज चुनाव करा लो या कभी भी चुनाव करा लो, प्रधानमंत्री मोदी के परफॉर्मेंस में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में चुनाव में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर 2014 में जो काबिज हुए थे वो लगातार बरकरार है और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर भी उनकी लोकप्रियता को किसी भी तरह की चुनौती को देने की स्थिति में नहीं है। और ये लगातार परिणाम आ रहा है। 2014 में आया, 2019 में आया, 2017 के यूपी चुनाव में आया, 2022 के यूपी के चुनाव में आया, और अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं आप सब में देखिए कि एनडीए को 300 के ऊपर सीटें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है। अभी आप लोग ओबीसी की इतनी बात कर रहे थे, यूपी इतना सबसे बड़ा राज्य है, 50% ओबीसी हम लोग मानते हैं देश में एवरेज है, तो उत्तर प्रदेश में भी होगा, ज्यादा ही होगा। वहां 70-73 सीटें एनडीए को दिखाई जा रही हैं।
मतलब ये हालात, ये यूपी की आप लोग घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक यही परिस्थिति दिखती है। तस्वीर है कि इसी तरह से बनेगा। 70 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की इस बार के चुनाव में वहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। क्योंकि एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, बीएसपी जो है वो यदि महागठबंधन के साथ नहीं जा रही है तो भले ही उसका भावेश बता सकते होंगे कि कितना वोट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यदि वो बीएसपी महागठबंधन के साथ नहीं जाएगी, इंडिया के साथ नहीं जाएगी, विपक्षी गठबंधन के साथ, तो उसका काफी वोट स्टिक नहीं करेगा बीएसपी के साथ और वो बीजेपी को मिलेगा। अभी नगरीय निकाय चुनाव एक क्लैरिफिकेशन ले लें भावेश से, आपने जो सर्वे किया उसमें तो मायावती को आपने अलग ही रखा था, उनकी पार्टी को ना? हाँ बिल्कुल, जिसमें मायावती की पार्टी अलग है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि इस तरह के जहाँ भी बीजेपी जहाँ भी बहुत मजबूत है, जहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है, तो बीजेपी को बहुत उससे खास नुकसान या फायदा नहीं होता कि यदि आप साथ होकर लड़ो या अलग होकर। मायावती आ भी जाती हैं तो आप कह रहे हैं बिल्कुल, मायावती यदि साथ आ भी जाते तो बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत 2-3 सीटों पर असर पड़े, लेकिन मायावती जी नहीं होंगी तो क्या उनका वोट पूरा स्टिक करेगा मायावती जी के साथ, बीजेपी में शिफ्ट करेगा? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, अब अमूमन अभी क्या हो रहा है यूपी में, या फिर मैं एक और एग्जांपल बिहार में भी देखो, जहां पे उनकी अपनी कैंडिडेट है, उनकी अपनी पार्टी की कैंडिडेट, वहां पे उनको मिल रहा है। अदरवाइज हर जगह बीजेपी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। वही बात मैं कह रहा हूं कि उनका वोट जो है, सौरभ जी, नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, कितना बड़ा वोट बैंक बीजेपी को मिला है पिछड़ों का और दलितों का। तो मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के बाद 2014 के बाद जो जुड़ना शुरू हुआ था वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में जो दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए तमाम योजना लेके आए, और अब ये जो योजना लेके आ रहे हैं ये भी एक बड़ा। इस इंडिया अलायंस के अंदर जो 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा ये बातें कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, वो एक है अखिलेश यादव और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। वो कल से इस बात को लगातार कह रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द फैसला कीजिए ताकि हम अपना काम शुरू करें। तो अखिलेश यादव की आतुरता बताती है कि यूपी को लेकर के वो उत्साहित हैं। और दूसरी खबर यूपी से जुड़ी हुई जिसकी चर्चा चल रही है आजकल, वो आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो महासचिव बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की। अब खबर यह है कि उनकी जगह शायद तारिक अनवर को महासचिव बना दिया जाएगा, यूपी से फ्री कर दिया जाएगा प्रियंका गांधी वाड्रा को, कि बाकी पूरे देश के ऊपर कंसंट्रेट करें, केवल यूपी की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई यूपी में वो कमाल नहीं कर पाए। ये तो खैर उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हम लोग क्या है, हम लोग अभी 2014 से पहले चल रहे हैं। हम लोग का मतलब हम सब लोग मोटे तौर पर कि हम बीजेपी को अभी ओबीसी, पिछड़ा, दलित के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। नहीं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि चुनाव देख लिया हमने इस बीच में, ओरिएंटेशन में हम समझते हैं कि वो अभी भी अपर कास्ट पार्टी, जबकि पिछले 10 साल में है ना पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। बल्कि मैं उलट समझता हूं कि बीजेपी में अब अपर कास्ट से ज्यादा, क्या विपक्ष अभी भी ये समझता है कि ये वोट उसका है इतने चुनाव हारने के बाद? कहने ऐसा समझता है, कहने में ऐसा करता है, लेकिन समझता है कि पूरा का पूरा ओरिएंटेशन बदल गया, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बदल गया, सोशल ओरिएंटेशन, और ओबीसी का बड़ा वोट और दलितों का तो और भी बड़ा वोट बीजेपी के साथ आ गया है। तो इसलिए बहुत तस्वीर बदलने वाली वहां पर नहीं है। एक चीज और मैं जोड़ दूं सौरभ, देखिए अभी जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, उसको आप देखिए 2019 में आप याद देखिए 224 ऐसी सीटें थी बीजेपी को, वहां पे 200 जो 303 में जो 224 सीटें बीजेपी जो जीती है, 50% से ज्यादा वोट लेके आई थी। 16 ऐसे स्टेट थे जहां पे बीजेपी और एनडीए मिलकर 50% से ज्यादा वोट लेके आई थी। इसका कहना मतलब ये था कि बीजेपी मेंटली या कहे कि अपनी उन्होंने एक तरह का प्रिपरेशन 2019 में ही कर लिया था कि उनको 50% वोट लेके आना है, और या इस तरह का अलायंस उस टाइम भी हो सकता था क्योंकि यूपी में हुआ था। एक अंतर है ना उसमें, उनके जहां कांग्रेस से लड़ाई थी उसको छोड़ दीजिए, तो आप कोशिश तो उनकी ये बाकी सीटों पर एक उम्मीदवार उतारा जाए। 14 में और 19 में बीजेपी के सामने 3-3, 4-4, 5-5 उम्मीदवार थे बड़ी पार्टियों के। अब वो चाहते हैं कि एक ही उम्मीदवार हो, उसका अंतर नहीं पड़ेगा? मैं देखिए इसको एक तरह से इस तरह देखना होगा कि वो किस तरह का कैंडिडेट देते हैं और वहां पे किस तरह का कैंपेन होता है। उसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अभी मैंने आपको जैसे एक बार यूपी को लेकर के देवेंद्र का कमेंट जरूरी है कि बीजेपी क्या इतना आश्वस्त है उत्तर प्रदेश को लेकर के जो यह सर्वे बता रहा है? बहुत ज़्यादा सर, और ये जो सर्वे बता रहा है, जो नंबर, ये मुझे लगता है कि उनसे बातचीत करके जो बातें समझ में आती है, उनका मिनिमम परफॉर्मेंस रहेगा। अगर सबसे खराब रहा तो इतना रहा। वो उम्मीद कर रहे हैं कि 75 से ऊपर जाना चाहिए, और उस तरह का माहौल भी उन्हें नज़र आ रहा है। मायावती अगर उधर चली गई तो निश्चित तौर पर फिर ये जो मौजूदा आंकड़ा है 70 का जो दिख रहा है सर्वे में, थोड़ा बात करें उसमें भी थोड़ा गिरावट। तो मायावती जी वाला मसला जो है वो अभी क्या अभी आप क्लोज नहीं मान रहे हैं, या बीजेपी क्लोज नहीं मान रही उसको उनके कहने के बाद कि हम अकेले चुनाव नहीं? उसमें ये एक संभावना रहती है ना कि मायावती मूड देख के और देश का मूड देख के या राज्य का मूड देख के वो अपने फैसले बदल भी सकती हैं। उनको बहुत ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कोई संगठन वहां पे है नहीं, आप सभी जानते हैं। तो उस लिहाज से आगे चल के मायावती कुछ वैसा अगर सरप्राइज कदम उठाएं
तो अलग बात है। उसमें भी कुछ सीटों का, जैसा कि पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं और या पश्चिम यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती के साथ आ जाने से उन सीटों पे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई और बदलाव कांग्रेस और सपा के साथ आने से बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश को लेकर आप कह सकते हैं कि गुजरात को लेकर जैसी निश्चिंता है, कम बेस बीजेपी के नेताओं में मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर वैसी ही निश्चिंता नजर आती है। जैसे गुजरात के बारे में आपको सारा बताऊं कि इस बार का वहां चैलेंज ये है कि उनकी ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो, इसलिए वो काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये गुजरात की परिस्थिति देवेंद्र बता रहे हैं, और गुजरात जितनी निश्चिंता बीजेपी को यूपी के लिए है, सर्वे यूपी के लिए बता रहा है 70 पार बीजेपी जाएगी। और राष्ट्रीय जो पूरा सर्वे है, राष्ट्र सर्वे, वो आपको ये बता रहा है कि देश का मूड ये कह रहा है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी अगर आज चुनाव में खड़े हो जाएं तो 300 प्लस सीटें मिनिमम भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अब हमने आपको यूपी का ये सर्वे आपको दिखाया। आज अगर चुनाव हो जाते हैं महाराष्ट्र में, जहां ये इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, महाराष्ट्र का क्या होगा? बिहार, जहां से सारी एकजुटता की शुरुआत हुई थी, वहां पर क्या होगा? दिल्ली और पंजाब, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जोर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इसी बैठक के अंदर सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।